देखो देखो पिछले टर्म में देखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अच्छा देखो, इसमें एक टर्म निकाला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो हमें ये पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें कब मिले, जब हमारे पास x बराबर प्लस माइनस a अपॉन 2 आया। मतलब जब सेंटर से जो डिस्टेंस है अगर वो प्लस माइनस a/2 आएगी तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आती है। तो अब देखो हमारे पास नया टॉपिक है, अब हमें इन्हीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लेना, देखो जो भूल गए पिछले डन का जरा सुन लो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते क्या है। देखो अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है एक्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है वो कर्व में होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व क्या हो जाता है, हमारे पास लगभग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारे पास इस तरह का वेरिएशन आता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में उसमें वेरिएशन आता है। ठीक, तो अब देखो अब करना क्या है, अब हमें इन्हीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो जरा देखो, तो हमें यहां पे करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर आ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, प्लस माइनस a/2। बस ये वैल्यू यहां पे लगा दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में आ गया 2। अच्छा एक्स स्क्वायर, x की जगह यहाँ स्क्वायर कर दो, देखो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू रखो तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये आ गया a स्क्वायर, यहाँ पावर लगी हुई है 3/2। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। आगे देखो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पर देखो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये आ गया 5 अपॉन 4 और ये आ गया a स्क्वायर, पावर लगी हुई है 3/2। अब देखो ये बस पावर सॉल्व करनी है, पावर सॉल्व कर लो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो पावर सॉल्व करते हैं, देखो 5 की पावर 3/2, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम मान लो 5 की पावर 1/2 कर दें और इसको 3 कर दें। ठीक है, तो 5 की पावर 1/2 हो गया हमारे पास √5 और देखो यहाँ क्या लगा हुआ है इसका क्यूब, तो क्यूब कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 √5, बोले कुछ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान समझना, 5 की पावर 3/2 जो देख रहे हो ये हमारे पास होता है 5 √5। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, नीचे पावर 2 कैंसिल, कितना बचा 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a³। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 3/2 क्या आएगी, देखो 4 की पावर 3/2, पहले √2 सॉल्व करो, ये आ गया √4 और यहाँ पर आ गया 3 हमारे पास। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, 4 का रूट लोगे 2, ये आ गया हमारे पास 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में आ जाएगा 8। इतना क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पर कैंसिल कर दो 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन आई। अच्छा एक बात देखो, a स्क्वायर से पावर कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना बचा 5 √5 और ये एक a बच गया। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो ध्यान रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता है। ठीक, नोट करो जरा से, हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक आता है टॉर्क। अब यहां पर हम टॉर्क की बात करेंगे कि हमारे पास टॉर्क कब कहां अप्लाई होता है। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप, देखो अगर कोई करंट कैरिंग लूप होगा तो उसमें टॉर्क अप्लाई होता है। पहले तो जरा यहाँ पे बेसिक समझो, ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए कब टॉर्क लगेगा, कब फोर्स लगेगा, कब क्या लगेगा। ठीक है, ये चीजें पहचाननी आनी चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पे
अब एक बात समझना, अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम यहां पर कोई भी लूप ले लो, ठीक है, फिर चाहे वो सर्कुलर लूप हो, स्क्वायर लूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लूप होना चाहिए, मतलब एक क्लोज्ड वायर होना चाहिए। बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का कोई क्लोज्ड लूप ले लोगे, तो अब इस लूप में हमारे पास एक टॉर्क अप्लाई होता है, और टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क बॉडी को घुमाता है। तो यहां पर जो हमारे पास टॉर्क होगा वो इन लूप्स को क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाने का काम करता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर आएगा, इस तरह से अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आएगा, तो ध्यान रखना जो स्ट्रेट वायर होता है उसमें हमेशा फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू IBL। ये बात क्लियर है यहाँ पे? जब ध्यान रखना एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होगा तो उसमें फोर्स लगेगा, लेकिन अगर यही वायर हमारे पास क्या कर दे? लूप बना दे, और इस लूप में करंट फ्लो होने लग जाए, तो यहां पर ध्यान रखना इस तरह के लूप में जब करंट फ्लो होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक टॉर्क अप्लाई होता है, और इस टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करती है? रोटेट कर जाती है। इसमें वायर मूव करेगा या तो ऊपर या नीचे, कहीं एक जगह ये मूव करेगा, लेकिन यहां पर हमारा टॉर्क क्या करेगा? रोटेट हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है ये जरा समझते हैं। पहले जो बात बताई उसको जरा अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तो फोर्स, अगर एक लूप बनता है मतलब वायर मिल करके एक लूप बना देता है, लूप चाहे जिस शेप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लूप होना चाहिए, ठीक है। अगर लूप होगा हमारे पास तो उसमें क्या अप्लाई होगा? टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क कैसे अप्लाई होता है चलो जरा देखते हैं इसके बारे में। देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, और यहां एक काम कर दिया हमने, एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसमें हमारे पास इस तरह से करंट आई फ्लो हो रही है। अब जरा देखो इसमें क्या, हम इसके दो पोर्शन लेते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और अब इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या क्या हो रहा है। देखो तुमने यहां पर फोर्स निकालने के लिए पढ़ा हुआ है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये दो रूल पढ़े हैं। चलो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाते हैं। थंब क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन। मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, और अगर ये होगा तो मेरे पाम की डायरेक्शन क्या बताएगी? पाम की डायरेक्शन बताती है बॉडी पर अप्लाई होने वाले फोर्स को, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। अब सोचो इस वायर के बारे में सोचो, देखो एक सर्कुलर वायर है, हम यहाँ एक छोटे से पोर्शन की बात करते हैं जहां पर ये आई लिखा हुआ है। अब यहां पर जरा सोचो करंट किस तरफ? ऊपर की तरफ। बात समझे यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दिख रही है? देखो उस तरफ, तो मेरी फिंगर्स किस तरफ जाएंगी? इस तरफ जाएंगी। बोलो बात समझ यहाँ पे? अब मेरी हथेली कहां जा रही है? पाम कहां जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, तो ये तो हमारे पास फोर्स लगा वो कहां लगा? अंदर की तरफ। तो ध्यान रखना जो ये वाला पोर्शन है यहां पर फोर्स कहां लग रहा है? इनवर्ड। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? चलो इसकी बात करते हैं। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर हमारे पास करंट कहां जा रही? डाउनवर्ड। अगर करंट डाउनवर्ड जा रही, देखो करंट डाउनवर्ड हो गई, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? उस तरफ, तो मेरी फिंगर्स उस तरफ होंगी, ये मेरी फिंगर्स चली गई। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब जरा यहाँ पर पाम देखो कहां है? पाम हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कैसा लगा? बाहर की तरफ। बोलो इतना समझ में आएगी यहाँ पे? इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो अब एक बात जरा समझना, यहां पर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहां पर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। इतना समझ में आएगी नहीं? अब सोचो, अब इसमें फोर्स लगा एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो बॉडी क्या करेगी? घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? यहां पर फोर्स बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, तो बॉडी क्या करेगी? पूरी तरह से हमारी घूम जाएगी, और ये क्या करने लगेगी? इस तरह का एक रोटेशन करने लगेगी। बोलो इतना समझ में आएगी नहीं आया? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रखोगे तो उसमें हमेशा फोर्स लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने अगर कोई क्लोज्ड लूप रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें हमेशा क्या लगता है? टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा? बॉडी को रोटेट कराने का काम करेगा। अब बोलो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे टॉर्क है, टॉर्क को तुम्हारे नोट्स में शायद मैग्नेटिक मोमेंट करके दिया होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है हमारे पास NIAB साइन थीटा, ठीक है। इसमें सारी चीजें देख लो। N क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, कि हमारे इस लूप में वायर के कितने टर्न्स हैं, कितनी बार वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। आगे देखो आई के बारे में पता है, करंट। ए जरा देख लो, एरिया ऑफ लूप, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ लूप।
हमारे पास जो ये लूप है इसका एरिया। तो ध्यान रखना, लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें लगने वाला टॉर्क उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ लूप। आगे देखो यहाँ पे बी पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा। एक बहुत जरूरी बात, अब ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, सोचो जरा यहाँ पे ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल है। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं तो तुरंत दिखना चाहिए कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड केवल यही दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी n तो नंबर है और I करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो तुरंत आंसर मिल गया होगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझे यहाँ पे? अगर इतना समझ में आ गया तो यहां पर जरा बताओ, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम के केस में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोचो जरा, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। देखो अब आंसर निकल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अच्छा एरिया वेक्टर कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। तो मैं बताता एरिया वेक्टर क्या होता है हमारे पास? एरिया के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो देखो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अगर ये परपेंडिकुलर दिख रहे तो फिर से एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो केवल इस डायग्राम के केस में हमने जैसा डायग्राम बना दिया है, एंगल कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे थीटा ही रहेगा। आप यहाँ 90 रख के सॉल्व नहीं कर देंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ पर कॉइल ऐसे रखी है, कॉइल ऐसे भी तो हो सकती है, कॉइल ऐसे भी तो हो सकती है, चाहे जैसे कॉइल रख दो। तो यहाँ पर हमारे पास कॉइल अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। जो 90 आया ये तो मेरी वजह से आया है, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। बात क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। अब देखो थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये जो देख रहे हो ये हमारे पास है एंगल बिटवीन, भैया ये बिटवीन लिखा है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे देखें इसी में। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट होता है? अब एक बात समझना, देखो यहां पर जो NIA देख रहे हो ये NIA मिल करके ही क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर जरा समझना, सिंस ये जो NIA देख रहे हो यही मिलकर के क्या बनाएगा? M क्या होगा हमारे पास? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब यहां पर हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो क्या हो जाएगा? इसकी जगह M हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास M, ये आ गया B और ये आ गया साइन थीटा। ये हमारे पास होता है टाउ, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। बोले इतनी बात क्लियर? जरा इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म देखो यहाँ पे, तो ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? जरा ध्यान से देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या लगा हुआ? एरिया वेक्टर। एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी और जो बी देख रहे हो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना है, रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? वेक्टर। तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B होता है। ये हमारे पास हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, या फिर टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, या फिर टाउ is equals to NIAB sin theta, where NIA is the magnetic moment of the coil। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा एक बात समझना, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखवा दिया। पता है क्यों? तुम्हारी 12th की बुकलेट में ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम डेरिवेशन में टाइम नहीं खराब करा रहे, केवल फॉर्मूला लिखवा देते हैं क्योंकि तुमने 12th की बुक में फॉर्मूला पढ़ा होगा ये। ठीक है, बस हमने वो जरूरी चीजें बता दी जो तुम्हारे एग्जाम में काम आ सकती है। इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे? देखो एक बात जरूरी बात समझना, जब ये मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात आती है ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि इसमें लगभग 30-40% पोर्शन तो तुम्हारा 12th में पढ़ा हुआ है। ध्यान रखना, पूरी बुक का लगभग 30-40%, बड़ा अमाउंट होता है ये। ठीक, तो लगभग 30 से 40% अगर तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ है तो इनमें तो बिल्कुल नंबर मत कटवाना। यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं इनको सीख लेना। ठीक है, यही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आती है और तुम यहाँ पे मार्क्स गवा बैठते हो। ठीक है, ध्यान रखना अगर ये फॉर्मूला आएगा तो उसमें थीटा क्या है? थीटा हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा एक चीज और देख लो, वैसे अब इस तरह की चीजें पूछी तो नहीं जाती है, एक बार देखना चाहो तो देख लो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है
जरा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हो इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होगी। देखो ध्यान से फॉर्मूला दिख रहा है, m इज इक्वल टू एन आई ए एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, इनसे कोई लेना देना नहीं। आई करंट, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये चाहना तो लिख देना, ठीक है, इसको लिख लो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो पूरा एक बार हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे, जैसे तुमने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ा था, अब वैसे ही हमारे पास एक टॉपिक और आता है सोलेनॉइड, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगी और उस सोलेनॉइड से हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इतनी बात क्लियर है यहां पे, चलो देखो यहां पे। अच्छा सोलेनॉइड क्या होती है, जिसको ना पता हो एक बार देख लो, ठीक है, बहुत तेज होते हो तुम लोग कैसे। देखो सोलेनॉइड हमारे पास इस तरह का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेकिन अंदर से कैसा खोखला, अंदर से पूरा हॉलो सिलेंडर होगा। हम एक काम करते हैं, अगर हम इसी सिलेंडर के चारों तरफ एक वायर लपेट दें, इस तरह से हम यहां पर एक अगर वायर लपेट दें, तो ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही हमारा सोलेनॉइड हो जाता है। कंडीशन, करंट फ्लो होना चाहिए भैया इसमें, बिना करंट के ये सोलेनॉइड नहीं बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। अब देखो, अब ये करंट फ्लो होने से होगा क्या, देखो जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो होगा यहां पर हमारे पास बनने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये जो सोलेनॉइड है हमारा, ये हमारा एक पोल, मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सीख लो यहाँ पे, जो तुम्हारे क्वेश्चन में कम आएगी, उसी को यहाँ सोलेनॉइड में जरा बताते हैं। पहले तो एक बात समझ लो कि अगर ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ध्यान सुनना, जो चीज बता रहे हैं इसको सीख लो, तुमने 12th में सीखी होगी, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये यहां पर अप्लाई होगी। देखो ये हमारे पास मान लो करंट इसमें इस तरह से, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे है। देखो इसमें करंट आ रही है हमारे पास क्लॉकवाइज, लिख लो यहां पे क्लॉकवाइज, और यहां पर हमारे पास करंट कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक बात कभी पढ़ा है कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही हो तो वो जो सर्कुलर कॉइल है किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह कि साउथ पोल की तरह। कभी ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है, जरूर सुनी होगी, इवन हाई स्कूल में भी सुनी होगी और इंटर में भी। देखो ध्यान से, जब इस तरह का हमारे पास होता है तो बस यहाँ पर एक लाइन खींचो, यहां पर भी एक लाइन खींच दो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में मोड़ दो। करंट उस तरफ जा रही है तो देखो एक कर्व ये आ गया, और करंट यहां से नीचे आ रही है, एक कर्व ये आ गया। यहां पर करंट देखो नीचे आ रही है तो यहां पर एक कर्व नीचे आ गया, यहां पे करंट ऊपर जा रही है तो एक ही ऊपर चला गया। अब देखो बात समझ नहीं यहाँ पे, तो जहां पर क्लॉकवाइज है वहां एस बन रहा है, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर एन बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास किसी कॉइल में, किसी भी सर्कुलर कॉइल में अगर क्लॉकवाइज करंट दिख रही है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। बोलो इतनी बात क्लियर। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज क्या मतलब हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल। तो अब एक बात समझना, अब ऐसे सोचो, अब मान लो हमारे पास एक कॉइल है इस तरह से, ठीक है, मान लो यहाँ पे हवा पे है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे हवा पे है, ठीक, ऐसे देख रहे हैं। चलो मान लो यहाँ पर हमारे पास कॉइल है और उसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, जैसे मेरा मार्कर चल रहा है वैसे, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, साउथ पोल। बोले बात समझे यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो हमारे पास कौन सा पोल बना, साउथ पोल। लेकिन अगर हम इसी कॉइल को यहां से देखें, सोचो अब मेरे और तुम्हारे बीच में कॉइल है, तो सोचो यहां पर कॉइल है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे लिए तो ये साउथ पोल है लेकिन मेरे लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरे लिए किसके तरह से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो अब एक बात समझना, अगर तुम्हारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसको अगर एक तरफ से देखो तो हो सकता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रही हो, और अगर दूसरी तरफ से देखो तो कैसे बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की तरह। बोलो बात समझ नहीं कि नहीं पे। अब एक बात समझते हैं इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखो,
देखो हमने सीखा क्या हुआ है, हमने एक बात सीखी हुई है कि अगर ये हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल होगी, ठीक है, और उसमें मान लो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, तो हमने यहां पर सीखा हुआ है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होती है, आउटवर्ड। ये सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है? हमारे पास उसकी जो एक्सिस होती है, कॉइल की जो एक्सिस होती है, उस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी चलती है, आउटवर्ड चलती है। इतना समझा है? अच्छा, बाहर जाती है तो बाहर जाके होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भैया ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाकर के ये वापस यहाँ पर ऐसे आती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी और यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है, और यहाँ पर क्या लगता है, ये इस तरफ आ रही है कॉइल की तरफ। बोलो बात समझे यहाँ पे? तो यहाँ पर जो एक्सिस होती है, एक्सिस में हमेशा ये बाहर की तरफ निकलेगी या फिर एक्सिस में हमेशा ये सेंटर की तरफ आएगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे? लेकिन जरा समझना, यहाँ पर जो हमारे पास छोटा पोर्शन है वायर का, यहाँ पर भी यही होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से सर्कुलर होती है। मतलब जरा समझना हुआ क्या, ये एक पोल से बाहर निकली, दूसरे पोल से अंदर आ गई। अच्छा, बार मैग्नेट भी तो ऐसे ही काम करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकली और यहां साउथ पोल से अंदर आ गई। बोलो, यही तो देख के आते हो। तो यहां पर ध्यान सुनना, हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल होती है या कोई भी कॉइल होगी, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा पोल की तरह बिहेव करती है। अगर उसे एक तरफ से देखोगे तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रही है, अगर उसी को दूसरी तरफ से देख लो तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? आगे देखें। अब देखो, ये तुम्हारे पास डायग्राम है, ये करंट यहां से नीचे आ रही है। जरा समझना, इसमें जरा सोचो सोलेनॉइड में कि यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास। देखो यहां पर करंट ऐसे ऊपर जा रही है, फिर ये वायर पीछे से नीचे आएगा, फिर ये यहां आगे से ऊपर मुड़ गया, फिर पीछे से नीचे, फिर यहां आगे से ऊपर चला गया। इस तरह से वायर जा रहा है। अब जरा सोचो, अगर मान लो ये जो सोलेनॉइड है, हम इसको ऐसे घुमा करके तुम्हारी तरफ ऐसे रख दें, मतलब ये वाला जो सिरा देख रहे हो, इसको घुमा करके अगर तुम्हारी तरफ रख दे, तो अब ये सोच पा रहे हो कि ये वाला जो एंड होगा ये नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल? ये सोच पा रहे हो कि ये नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल? देखो जरा देखते हैं। अगर इसको ऐसे घुमा दो, ध्यान सुनना, यहां बाहर से क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रही है। अगर इसको तुम सोलेनॉइड मानते हो तो यहां पर बाहर वाला पोर्शन क्या हुआ, ये हुआ, बाहर वाला पोर्शन क्या हुआ, ये हुआ। तो देखो, अगर इसको घुमा के ऐसे रखा तो यहां से करंट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर ये गोल घूम के नीचे आएगी। मतलब तुम्हारे लिए करंट कुछ इस तरह का मोशन कर रही है। ये मोशन देखो तुम्हारे लिए कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो ये एंड कैसा होगा तुम्हारा, साउथ पोल। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो तुम देख रहे हो ये हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव होता है। अब होता क्या है, देखो अगर तुम यहाँ पे इस सोलेनॉइड की एक्सिस बनाओ, ठीक है, अगर इस सोलेनॉइड की एक्सिस बनाओ तो ये जो एक्सिस होती है, यहीं पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, एक तरफ से बाहर निकलती हुई, एक तरफ से एंटर करती हुई। तो यहां पर ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होती है, सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग। यहां पर तुम्हें डायरेक्शन बताना चाह रहे थे कि किसी भी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हमेशा इस तरह से होती है। अच्छा जरा समझ रहा। अब होगा क्या, नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास साउथ पोल से एंटर कर जाएगी। लेकिन जरा समझना, सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लगभग नेग्लेक्टेड मानते हैं, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड के बाहर देख रहे हो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग नेग्लेक्टेड चलती है, अंदर हमारे पास साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चलती चली जाती है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलो यहाँ पे, ये क्लियर हुआ कि सोलेनॉइड से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां क्रिएट होगी, सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है सोलेनॉइड के अंदर, और हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। एक्सिस क्या होती है, यहां का सेंटर मिला के लाइन बना दो, तो जो एक्सिस होगी हमेशा उस एक्सिस के अलोंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड पे फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? इसमें जिसको जो नोट कर रहा हूं नोट कर लो। कर लिया? आगे बढ़े, चलो देखो। तो देखो, अब हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब देखो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखते जाना, बस यहां फॉर्मूले देखने हैं, और तुम्हें वैसे भी केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारी चीजें फाइंड करवाएंगे, ठीक है। जो मेन डेरिवेशन है बस वो मेन डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, बाकी सारी चीजें तुम्हें बताते चलेंगे क्या और कैसे होता है। देखो ध्यान से,
ये हमारे पास सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की एक्सिस आ गई। अब ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहां पर आएगा, ध्यान सुनना, सोलेनॉइड की एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर तुम्हें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इतनी बात क्लियर है? चलो देखो आंसर, हमने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया। एक बार ध्यान सुनना, ये हमारे पास सोलेनॉइड का बिल्कुल मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट नहीं है, पूरी एक्सिस में कहीं पर भी ले सकते हो, हर जगह ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है, ये हमने पॉइंट तो लिया, अब यहां पर तुम्हें सोलेनॉइड के दोनों एंड को मिला देना है। ठीक है, देखो हमने यहां पे ऐसे इस एंड को मिला दिया, यहां पर ऐसे इस एंड को मिला दिया। इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास पॉइंट पी है, हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले एक बात सुनो, अब यहां पर कोई भी एक सिरा ले लो, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक एंड ले लो। अगर एक एंड ले लोगे तो तुम्हें यहां से एंगल नापनी है। ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पास पहले लाइन बन रही है, ये एंगल मान लो φ1 हो गया, और ये जो बाद वाली लाइन है, ये एंगल मान लो कितना हो गया, φ2। बोलो इतनी बात क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, अगर एंगल निकालने हैं तो एंगल हमेशा एक सिंगल बेस लाइन से आएंगे। इसको अगर बेस लाइन माना है तो यहाँ पर जो पहली वाली लाइन है कुछ φ1 एंगल बना रही है, और जो दूसरी वाली है वो कुछ φ2 एंगल बना रही है। इस तरह से तुम्हें यहाँ पे एंगल ध्यान रखने हैं। इतनी बात क्लियर? तो अब ध्यान सुनना, अगर तुम यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो हमारे पास अब फॉर्मूला आता है, देखो एट पॉइंट P हेडिंग क्या थी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी कहां पर, एट पॉइंट पे। ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट दो, बस उसकी एक्सेस पर होना चाहिए। ये गलती ना कर देना कि पॉइंट यहां ले लिया या यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया। केवल एक्सेस पर पॉइंट लेना है, चाहे जहां ले लो, हर जगह पर ये फॉर्मूला वैलिड है। और ध्यान रखना, केवल एक्सेस पर पॉइंट के लिए ही फॉर्मूला बना है, बाकी कहीं के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है वहां पे सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है B = 1/2 म्यू नॉट NI, और यहां पर आता है हमारे पास cos φ1 माइनस cos φ2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको तुम्हें याद रखना। ठीक है, देखो जैसे तुमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पढ़ा था, B = म्यू नॉट अपॉन 4π I/R, वो पढ़ा हुआ था तुमने sin φ1 प्लस साइन φ2, ये पढ़ा हुआ था। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ पे सोलेनॉइड का फॉर्मूला भी याद रखना है। मेन बस बात ये है कि इसका डेरिवेशन तो तुम 12th में देख करके आए थे, लेकिन इसका डेरिवेशन तुम्हारे 12th के सिलेबस में नहीं होता, 12th के सिलेबस में नहीं होता, ना ही इसको BSc में करवाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ पर केवल फॉर्मूला लिखवाने वाले, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो ध्यान रखना, एट एनी जनरल पॉइंट P हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 म्यू नॉट NI, और ये होता है cos φ1 माइनस cos φ2, जहां φ1 क्या है हमारे पास, एक लाइन से बनने वाला एंगल, और φ2 क्या है हमारे पास, दूसरी लाइन से बनने वाला एंगल। इतनी बात क्लियर है सभी को? यहाँ पे इतना समझा सभी को? चलो आगे देखते हैं सीधा। देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास बस एक n और आ रहा है, इस n के बारे में जरा देख लेते हैं। चलो देखो यहां पर जो n है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ये जरा समझना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और ध्यान रखना कोई नई चीज नहीं, तुम 12th में कई बार इस चीज को यूज करके आए हो। n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये वायर लिपटे हुए हैं। तो एक बात समझना, चलो मान लेते हैं इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारे पास टोटल 100 है, और जो वायर देख रहे हो, वायर मान लो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, n क्या होगा, n हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ पे कि नहीं? चलो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, अब पर यूनिट लेंथ, लेंथ रखनी, लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर। देखो एक बात समझ लेना, ये जो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रख तो सकते हो यहाँ पे 10, लेकिन तब तुम्हें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि इसकी यूनिट क्या है। लेकिन ध्यान से देखना, तो ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट हमारे पास MKS यूनिट में होता है, तो कोशिश करना ये जो लेंथ है हमारे पास
इस लेंथ को तुम कन्वर्ट कर सको मीटर में, 10 में 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो 0.1 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो ध्यान रखना लेंथ को किसमें रखोगे, मीटर में रखोगे। तो यहाँ पर अगर 0.1 से डिवाइड करा दोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, ये 1000 आ गया। ये हो गया हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर बोला जाए कि वायर इतनी बार लिपटा हुआ है तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ टन्स। तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना है नंबर ऑफ टन्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। मतलब तुम्हें यहाँ पे लेंथ से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टन्स आएंगे वो हमारे पास होगा स्मॉल एन। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को। आगे देखिए, इस बात का ध्यान रखना कि जो लेंथ होगी वो तुम हमेशा मीटर में रखोगे। सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेशन कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें म्यू नॉट की वैल्यू सेंटीमीटर में या सीजीएस यूनिट में पता होनी चाहिए। देखो म्यू नॉट के बारे में हमें पता है कि म्यू नॉट क्या होता है हमारे पास, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा समझ रहा, ये हमारे पास वैल्यू एमकेएस सिस्टम में होती है, सीजीएस में नहीं होती है, ठीक है। तो अगर सीजीएस में वैल्यू पता हो तो तुम सीजीएस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पे तुम्हें एमकेएस में वैल्यू रखनी है और मीटर से ही कैलकुलेट करोगे, ठीक। आगे देखो इसी में, तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू की, ये हमारे पास हो गया सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, इसकी एक्सेस में किसी भी एक पॉइंट पर। अब देखो यहां पर कुछ केसेस लेके चलते हैं। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, अब मान लो जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की, तो देखो इफ सोलेनॉइड is of infinite length, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ में होगा तो हमारे पास यहां पर एंगल में क्या क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान सुनो। ये चीजें नहीं बदलने वाली, हाँ बस जो φ1 φ2 होगा वो चेंज होगा। ये तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा φ1 क्या हो जाएगा और ये जो φ2 है ये क्या हो जाएगा। हाँ एग्जैक्ट कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये टेंड करेंगे। किस तरफ टेंड करेंगे जरा समझना पड़ेगा, सोचो जरा। अब देखो इस डायग्राम में कुछ करते हैं। चलो हमने एक काम करा, हमने यहां पर लेंथ थोड़ी बढ़ा दी, यहां पर हमने अपने सोलेनॉइड की लेंथ बढ़ा दी। तो सोचो φ1 एंगल क्या होगा, इसको जब यहां से मिलाओगे तो ये एंगल φ1 होगा। मतलब जरा समझना, हमने जैसे ही लेंथ बढ़ाई φ1 की वैल्यू कम हो गई। इस लेंथ को और बढ़ा दो, φ1 और कम हो जाएगा। लेंथ और बढ़ा दो, φ1 और कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट कर दो तो φ1 कम होते होते कहां चला जाएगा, φ1 हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आते, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखो इसी तरह से φ2 के बारे में समझते हैं, इसी तरह से जरा φ2 के बारे में समझते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, हमने यहां पर ये लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। अगर ये लेंथ बढ़ा दी तो जरा समझना, अब जरा इस पॉइंट को यहां से मिलाओ, इस पॉइंट को यहां से मिलाओ। तो जरा सोचो, अभी तक φ2 यहां से लेकर के यहां तक था, अब जैसे ही तुमने करा तो देखो φ2 कुछ बढ़ गया। ये बात समझिए यहां पे। अच्छा लेंथ और बढ़ा दो, φ2 और बढ़ जाएगा। लेंथ और बढ़ा दो, φ2 और बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ाते हुए इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ तो φ2 बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा, ये लगभग टेंड्स टू 180 होगा। तो यहां पर हमारे पास जो φ2 देख रहे हो टेंड्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। यहाँ पर φ1 0 और φ2 180 की बात समझ में यहाँ पे, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस ये अब वैल्यू लगानी, तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर देखा हुआ है b = 1/2 म्यू नॉट ni, तो फॉर्मूला होता ही है। यहाँ पर आ गया cos φ1 माइनस cos φ2। φ1 की जगह 0 तो cos 0 माइनस φ2 की जगह 180, तो आ गया cos 180। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1/2 म्यू नॉट ni, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 माइनस 1 होता है हमारे पास। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 म्यू नॉट ni और यहाँ पर हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई म्यू नॉट ni। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस सोलेनॉइड से उसकी एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी पॉइंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पॉइंट पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, म्यू नॉट ni। इतना समझ में आया सभी को, इतनी बात क्लियर। अब देखो तुम पूरी एक्सेस में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तुम्हारे पास रिजल्ट यही आएगा। बस एक जगह छोड़ करके
अगर तुमने पॉइंट इस एंड पर ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, या फिर पॉइंट तुमने इस एंड पर ले लिया सेंटर के पास तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो तुम इन दोनों एंड वाले पॉइंट को छोड़ करके बीच में एक्सिस में कहीं पर भी तुम यहां पर पॉइंट ले लो, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई। लेकिन एंड पॉइंट्स पे अलग आती है, तो अब यहां पर केस सेकंड लेके चलेंगे एंड पॉइंट्स में। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, इतना समझा सभी को? तो यहां पर जरा सुनो। अच्छा एक बात समझना, ये फॉर्मूला तुमने देखा भी होगा पहले, ये फॉर्मूला तुमने पहले देखा भी होगा। इंटर में इस फॉर्मूले का यूज होता है, डेरिवेशन वगैरह नहीं होता इंटर में, ये फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, ये फॉर्मूला हर बुक में नहीं दिया होता, लेकिन ये फॉर्मूला हर बुक में होता है। ध्यान सुनना, सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, इस पर तुमने इंटर में न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे म्यू नॉट एन आई पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतनी बात क्लियर? एक बार जल्दी से कैलकुलेशन देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो आगे देखो। देखो यहां पर हमारे पास आता है केस सेकंड। अब यहां पर क्या होगा, अब हम अपने पॉइंट को एक एंड पर लेकर के आएंगे। ठीक है, एंड कोई भी हो सकता है, यहां पर हम दोनों में करके दिखाएंगे, देखना दोनों में सेम आंसर आएगा। चलो देखो, अब यहां पर क्या होगा, हमारा पॉइंट किसी एक एंड पे आएगा। इफ पॉइंट P is at one end of infinite solenoid। ठीक है, देखो हमारा जो पॉइंट P था, अगर वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के किसी एक एंड पे आ जाए, ध्यान सुनना। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, ये केस सेकंड के भी दो पार्ट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। ठीक है, फिर अभी बी देखेंगे। क्या देख रहे हैं इसमें जरा समझना, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, यहां पर जरा इसको इस तरह से कर दो। क्यों? इसकी लेंथ कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक। अब ध्यान सुनो, हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इतनी बात की है। हमने यहां पर इस एंड पर एक पॉइंट ले लिया, तो सोचो φ1 क्या होता है। φ1 हमारे पास होता है जब हम पॉइंट को इस एंड से मिलाएं तो एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। सोचो अगर तुम पॉइंट को इस एंड के साथ मिलाओ तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? तो यहाँ पर सीधा मिल गया कि हमारे पास φ1 कितना होगा, φ1 हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, अगर पॉइंट यहां पर लेते हो तो जब यहां से इस एंड को मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा φ1 होता है। अगर पॉइंट यहां पर होगा तो यहां से इस एंड को मिला दो तो जो एंगल बनेगा क्या होगा हमारे पास, φ1। बोले समझ आए कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ध्यान से, φ1 90 डिग्री हो गया। अब बस तुम्हें यहाँ पर φ2 के बारे में सोचना है, φ2 क्या होगा। देखो φ2 कैसे आएगा, जब तुम यहाँ पर इसको इस एंड से मिला दो, इस एंड से मिला दो तो ये पूरा एंगल क्या होता है, φ2। लेकिन ये सोलेनॉइड कैसी है, ये इनफाइनाइट लेंथ की। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की तो एंगल क्या होगा, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। लगातार इंक्रीज करेगा तो ये कहां तक इंक्रीज करेगा, 180 डिग्री तक इंक्रीज करेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? इतना क्लियर हो सभी को? तो ध्यान सुनो, तुम्हारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था उस बेसिक फॉर्मूले में φ1 की जगह 90 रखना है, φ2 की जगह 180 रखना है। तो यहां पर एक एंड पे हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है। चलो जरा देखते हैं। देखो तो यहां पर हमारे पास B क्या था, B का फॉर्मूला है 1/2 म्यू नॉट एन आई। और सोचो ब्रैकेट में क्या था, cos φ1 माइनस cos φ2। तो यहां पर आ गया हमारे पास cos φ1 की जगह क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस cos φ2 की जगह आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो यहां पर रिजल्ट है हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई। अच्छा cos 90 0, ये फिर हो गया -1। इतनी बात क्लियर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस बार 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट आ रहा है 1/2, ये आ गया हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है ड्यू टू एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड एट एनी वन एंड ऑफ द एक्सिस। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? उस एक्सिस के किसी एक एंड पर अगर आओगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, देखो आधी हो जाती है। यहां पर ध्यान सुनना, अगर तुम यहाँ पे पूरी सोलेनॉइड देख रहे हो तो यहां पर दोनों एंड को छोड़ दो, बीच में कहीं पर भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर एंड पर आ जाओगे तो कितनी होगी, 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो यहां पर ध्यान रखना, एंड पॉइंट पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की आधी होती है।
इतना क्लियर हो यहाँ पे। अब देखो ये ए पार्ट था, इसी से हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट आता है। ये हमारे पास ए था, अब इसी से हमारे पास बी आता है। बी क्या आएगा, देखो हमने यहाँ पर ये वाला एंड लिया, अब हम यहाँ पर ये वाला एंड लेते हैं। अगर इस एंड की बात करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या क्या होता है। देखो ध्यान से, इसको अब डॉटेड कर दो। ठीक है, ये यहां पर इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये पॉइंट ले लिया। अब ध्यान सुनना, जब तुम इस पॉइंट से इस सिरे को मिलाते हो तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, फाई। जब तुम इस पॉइंट से इस एंड को मिलाओगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, फाई 2। और देखो तुम्हें साफ साफ फाई 2 तो दिख गया कि कितना होगा, तो यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि फाई 2 क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। लेकिन ये जो फाई 1 होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास सोलेनॉइड कैसी इनफाइनाइट लेंथ में ये चलती चली जाएगी। अगर ये बहुत आगे जा रही है तो ये जो एंगल होगा छोटा होता चला जाएगा, छोटा होते होते कहां तक ये टेंड करेगा, ये टेंड्स टू 0 होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे, छोटा होते होते कहां तक जाएगा, ये 0 डिग्री तक जाता है। तो देखो फाई 1 हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और ये जो फाई 2 देख रहे हो ये हमारे पास 90 की तरफ टेंड कर रहा है, या 90 है, वो तो एग्जैक्ट 90 है। तो अब जरा फॉर्मूले में रख दो, तो देखो बी आ गया हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई, ये हो गया हमारे पास कॉस फाई 1 कितना 0 डिग्री, माइनस कॉस फाई 2 कितना है हमारे पास 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है पे। आगे देखो, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस 0, ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 0। 1 का मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास रिजल्ट नहीं बदलने वाला, रिजल्ट कितना हो गया 1/2 म्यू नॉट एन आई। इतनी बात क्लियर। देखो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। तो अब जरा सुनो, अगर मान लो हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है, ठीक है, और तुम उसके अंदर, ध्यान सुना, सोलेनॉइड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर इस इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के किसी एक एंड पर आ जाओ, चाहे ये एंड हो चाहे ये वाला एंड हो, किसी भी एक एंड पे आ जाओ तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये आ गया हमारे पास 1/2 म्यू नॉट एन आई। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। ध्यान सुनना, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आधी होती है, सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, ये हमारे पास डबल होती है। ठीक, नोट कर लो से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे देखो इसमें। देखो जैसे तुमने यहां पे सोलेनॉइड देखा, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक टर्म आता है टोरॉइड, इसके बारे में समझना। देखो अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है टोरॉइड। अब ये क्या होता है जरा समझना। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये सोलेनॉइड है बड़ी सी, ठीक है, इसमें इस तरह से वायर हमारे पास बंधे हुए। अब एक काम करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो ये सोलेनॉइड फ्लेक्सिबल है, रबर की बनी हुई है, मान लो थोड़ी देर के लिए। हम एक काम कर दें, हम इसको ऐसे मोड़ करके इसके जो दो एंड देख रहे हो इन दोनों को आपस में मिला दें। सोचो किस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। अगर हम इनको मोड़ करके आपस में मिला दें तो हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ जाएगी, और वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है उसी को हम टोरॉइड कहते हैं। तो ध्यान रखना, टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड इज अ डिवाइस विच इज फॉर्म्ड व्हेन द बोथ एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड आर या गेट्स मीट टू ईच अदर। जब ये दोनों एंड एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो डिवाइस तैयार होता है, उस डिवाइस को हम यहां पर क्या कहते हैं, टोरॉइड। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे, इतना क्लियर है यहाँ पे। तो देखो अब यहां पर एक डिवाइस बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसको टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा, मान लो यहां पर हमारे पास ये सीधा कर दो इसको, यहां से काट के, अगर इसको काट के सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड, और फिर इसको आपस आके जोड़ दो क्या बन गया, टोरॉइड। बस इसमें फर्क क्या होगा, यहां पर हमारे पास इस तरह से वायर सीखते होंगे इसमें,
इतनी बात क्लियर है? इस तरह से पूरे में वायरिंग कर लेना तुम, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होता है, चलो मान लेते हैं हमारे पास जो टोरॉइड है इसकी रेडियस आर है, ठीक। तो अब यहां पर जो टोरॉइड होगा जरा सोचो, इसमें वायर्स लिपटे हुए, वायर क्यों लिपटे हुए? क्योंकि हमारे पास वायर्स में करंट फ्लो होगी। यहां पर जो चारों तरफ वायर्स लपेटे हुए हैं, इन वायर्स में हमारे पास करंट फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी। तो यहां पर ध्यान सुनना, टोरॉइड से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। क्यों, जरा सुनना, अगर एक सोलेनॉइड है, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। अच्छा, जो एंड होता है, एंड पे कितनी आती है? 1/2 म्यू नॉट एन आई। लेकिन जब दोनों सोलेनॉइड के एंड को मिला दोगे तो क्या एंड बचा? एंड बचा ही नहीं। मतलब पूरे टोरॉइड में हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? हमेशा म्यू नॉट एन आई होती है। बस तुम्हें ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है टोरॉइड के केस में, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनो, कुछ बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां आती है। भैया जो टोरॉइड के अंदर का पोर्शन होता है, केवल अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बाहर नहीं बनती। ध्यान सुनो, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये रहा P, ये रहा हमारे पास Q और ये पॉइंट R है, तो यहां पर पूछा जाएगा कि कहां पर हमारे पास किन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो ध्यान सुनना, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। केवल जो पॉइंट Q देख रहे हो ये टोरॉइड की बॉडी के अंदर है, और बॉडी के अंदर ही हमेशा क्या होती है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर टोरॉइड है, सोलेनॉइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में स्ट्रक्चर में बॉडी के अंदर हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। दोनों के लिए फॉर्मूला भी कैसा रहता है? सेम। बस सोलेनॉइड में हमारे पास कुछ फॉर्मूला और आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो यहां पर हमारे पास जो n देख रहे हो, n यहां पर हमारे पास फिर से क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। ये बात समझ आ रही है यहां पे? ये जो n देख रहे हो, n क्या है हमारे पास? n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं यहां पर हमारे पास टोटल कितने टर्न्स है? n। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुई ये तो n आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें इस टोरॉइड की लेंथ से डिवाइड कराना पड़ेगा। देखो हमें टोरॉइड के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इसकी रेडियस आर है। अगर इसकी रेडियस आर है तो सोचो इसकी लेंथ क्या होगी? ये एक सर्कल ही तो है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी वही तो हमारे पास टोरॉइड की रेडियस होगी। तो यहां पर एक बात समझना, हमारे पास टोरॉइड की लेंथ होगी, तो यहां पर जो टोरॉइड की लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास? इस सर्कल की सरकमफेरेंस। अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां पर हमारे पास जो टोरॉइड की लेंथ आएगी वो कितनी हो गई? 2πr इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। जहां पर लिख लेना हमारे पास इस कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो 2πr देख रहे हो ये क्या है? ये हमारे पास है लेंथ ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड की लेंथ के बारे में ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में टोरॉइड की लेंथ ही भूल जाते हैं, सबकी लेंथ क्या रखे हैं इसमें, ठीक है। याद रखना टोरॉइड की लेंथ कैसे निकलेगी? 2πr, और हमेशा रेडियस ही दी जाएगी, कभी ये लेंथ अपने आप नहीं देगा एग्जामिनर। सोचो अगर लेंथ अपने आप दी तो तुम्हारे पास बचा ही क्या करने को? तो यहाँ पर एग्जामिनर हमेशा रेडियस देता है ताकि तुम्हें पता रहे कि लेंथ निकालनी कैसे, ठीक है। लेंथ कैसे आएगी हमारे पास? 2πr से। आगे जरा देखो, यहां पर इतना पता चलेगा तो n क्या हो गया? n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, टर्न्स ऑफ वायर, ये आ गया हमारे पास पर यूनिट लेंथ। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, नोट कर लो जिसे जो नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का काम पूरा हो गया। कहां कहां से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी तुमने? देखो सबसे पहले तुमने पढ़ी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बाद हमारे यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पे हमारे पास इसके बाद आया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद आया हमारे पास टोरॉइड, ठीक है। तो तुमने इन सबसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पढ़ ली। अब देखो हमारे पास कुछ लॉज आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इसमें से हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये हमारे पास है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अब देखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ होता क्या है? सबसे पहले तो जरा इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला आता है हमारे पास इंटीग्रेट B.dl, ये बराबर होता है हमारे पास म्यू नॉट आई, ठीक है।
ये हमारे पास होता है एम्पियर का सर्किटल लॉ। ध्यान सुनो इसके बारे में। अब यहां पर हमारे पास डेफिनेशन कैसे आती है जरा सुनो। देखो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को डीएल लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हुआ। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तो अब देखो इसको लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई फ्लो इन द लूप। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहां पर हमारे पास होता क्या है, एम्पियर का सर्किटल लॉ ये बताता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो सबसे पहला काम हमें इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड लूप बनाना है, ठीक है। तो देखो एक काम करा, हमने यहां पर इस तरह से इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड लूप बना दिया, ठीक है। ये कैसा लूप है, इमेजिनरी, ठीक है। हमने ये इमेजिन करा है, जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हो, वैसे यहां पर एक लूप इमेजिन करा। ध्यान सुनना, कई बार ये भी पूछा जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे तुमने ये सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेट E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे सुना है कि नहीं सुना है, गॉस थ्योरम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब देखो ध्यान से, गॉस थ्योरम जो दिख रही है, हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इसी के एनालॉगस होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स इज एनालॉगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। यहां जो हमारे पास गॉस लॉ दिख रहा है, ये गॉस लॉ के एनालॉगस होता है। इतनी बात क्लियर, ध्यान सुनना, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर कंप्लीटली एनालॉगस टू ईच अदर। वहां पर क्या होता है, हमारे पास चार्ज होता है, हमें चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस बनानी होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक करंट कैरिंग वायर होता है, हमें इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड लूप बनाना होता है। भैया ध्यान सुनना, ये क्या है, पूरी सरफेस है, ये क्या है, केवल एक लूप है। मान लो ये वायर है, तुमने वायर के चारों तरफ इस तरह से एक रस्सी बांध दी सिर्फ, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप है। ये भी इमेजिनरी लूप है, ये भी हमारे पास इमेजिनरी सरफेस आती है। क्या, पूरी सरफेस। ये क्या होता है, एक 3D फिगर। ये क्या है हमारे पास, केवल लूप, मतलब इसमें क्या है, केवल बाउंड्री है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ध्यान सुनना, तुमने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन चीजों का इंटर कनेक्शन कभी सीखा ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे तुम्हें कभी कोई बताता ही नहीं है कि हमारे पास ये लॉ है तो ये किसके एनालॉगस है, ये लॉ कहां से आया, कैसे आया। ध्यान सुनना, यहां पर जब गॉस लॉ की बात आई, अच्छा देखो एक हायरार्की देख लो कि हमारे पास किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में चीजें आगे बढ़ी। देखो सबसे पहले कूलाम ने अपना लॉ बताया, कूलाम ने चार्ज की स्टडी करी और अपना लॉ बताया। लेकिन कूलाम का लॉ केवल तब तक वैलिड है जब तक ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज हो। अब धीरे धीरे ये बात सामने आई कि जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को हम अलग अलग चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक वायर है, वायर में मान लो चार्ज है तो ये स्ट्रेट लाइन चार्ज हो गया, एक सरफेस को चार्ज दे दो तो सरफेस चार्ज हो गया, वॉल्यूम में चार्ज दे दो वॉल्यूम चार्ज हो गया। तो यहां पर पता चला अलग अलग शेप और साइज के चार्ज हो सकते हैं। तो यहां पर कूलाम का लॉ नहीं लग रहा था, तो यहां पर गॉस ने अपना एक अलग लॉ निकाला कि हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब जैसे देखो यहां पे, अब जैसे ही यहां पे गॉस ने अपना लॉ दिया, सबके दिमाग खुल गए कि जैसे ये लॉ यहां पर अप्लाई हो रहा है, वैसे हम इसको और कई जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो एम्पियर को देख रहे हो, एम्पियर ने इसी गॉस लॉ की हेल्प से अपना सर्किटल लॉ दिया था, ठीक है। जैसे यहां पर गॉस ने बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का जो हमारे पास इंटीग्रल होगा, ठीक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा ये Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। वैसे ही हमारे पास ये आया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। बोले इतनी बात क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं इसी में। अब देखो यहाँ पर एम्पियर का लॉ तुमने स्टेटमेंट तो समझ लिया, लेकिन यहाँ पर इसका प्रूफ करा देते हैं, ठीक है। देखो वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा सा प्रूफ है, उससे तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इंटर में भले ही तुमने करा होगा, लेकिन इंटर में रट के आए होंगे। यहां पर थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हो जाए। देखो अब देखो यहां पर हमें प्रूफ करना है, तो यहां पर LHS लेके चलते हैं। देखो वैसे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, लेकिन छोटा सा है, सिर्फ इसलिए करा देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास LHS क्या होगा, LHS आ गया हमारे पास इंटीग्रेट B डॉट dl। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जरा ओपन करो,
ओपन करोगे तो ये हो गया हमारे पास बी डीएल और यहाँ पर कॉस थीटा होता है। अच्छा थीटा क्या है, अब ये तो साफ साफ पता चल गया थीटा क्या हमारे पास बी और डीएल के बीच का एंगल। तो अब तुम्हें सबसे पहले डायग्राम में यही ढूंढना है बी कहाँ है डीएल कहाँ है। चलो जरा देखते हैं बी के बारे में। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, इस तरह से अगर हाथ बंद करो तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आती है, कुछ की नहीं आती है। देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम राइट हैंड थंब रूल लगाते भी हो, राइट हैंड पाम रूल लगाते भी हो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी अंदर की तरफ, यहाँ पर कैसी बाहर की तरफ, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। तो देखो तुम्हें बताया भी था कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। तो देखो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से आ गई। तो अगर मान लो हम यहां पर किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा देंगे, बस यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्यों, जरा सुनना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अच्छा ये जो हमने लूप बनाया ये भी तो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। चलो यहां पर देखो इसका सेंटर यहां मान लेते हैं, रेडियस आर, ये भी तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप ये दिख रहा है, इतनी बात क्लियर। अच्छा डीएल क्या होगा, ये जो हमने लूप माना है इस लूप का छोटा सा जो हिस्सा आएगा वही तो डीएल होगा, इसकी छोटी सी जो लेंथ आएगी वही तो डीएल होगी। तो देखो हमने यहाँ पर एक काम करा, हमने यहाँ पर इस तरह से छोटी सी लेंथ ले ली, ये जो लेंथ देख रहे हो क्या हमारे पास डीएल। अच्छा तरह समझ रहा, अगर मान लो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन निकालना चाहे तो डीएल की डायरेक्शन कैसे आएगी, ध्यान से सोचो, यहाँ पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन देख रहे हो यही डायरेक्शन यहाँ पर डीएल की भी होगी। देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर हम सर्कुलर लूप बना दें और हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया डीएल, डीएल क्या होगा, एक वेक्टर होगा, लेंथ वेक्टर है हमारे पास। सोचो अगर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने तो कैसे दिखाओगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इस पॉइंट पर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वेक्टर डीएल हो, दोनों की डायरेक्शन कैसी आएगी, टेंजेंशियल। अगर दोनों की डायरेक्शन टेंजेंशियल है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो ये एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। एंगल हमारे पास बी और डीएल के बीच में ही था तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिंस थीटा बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया हमारे पास 1। इतना समझ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये इसका प्रूफ कराने का फायदा, अब यहां पे पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे पास एम्पियर्स लॉ में इंटीग्रेट बी डॉट डीएल होता है, तुमसे पूछा जा सकता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल होता है। हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, किसके केस में, इस बात को भी ध्यान रखना, किस केस में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात आती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे नोट्स में जब ये आर्टिकल खत्म हुआ होगा वहां पर कुछ नोट पॉइंट्स लिखे होंगे, उसमें ये जरूर लिखा होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी और वेक्टर डीएल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ध्यान रखना है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखना है। तो cos 0 की जगह 1 हो गया, तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेट बी, वेक्टर कहां लगा रहे हैं, देखो यहां पर बचा इंटीग्रेट बी और डीएल। इतनी बात क्लियर। अच्छा देखो बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। अब बी यहां पर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इस वायर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। बोलो यही तो होता है, इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर। अच्छा एक बात जरा ध्यान सोचो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहां पर हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, ये बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास डीएल। अब ध्यान सुनो, डीएल क्या था, डीएल हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास लेंथ वेक्टर है। अगर ये लेंथ वेक्टर है और इसको तुम इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कैसे करा है, क्लोज्ड इंटीग्रल में। अगर इसको क्लोज्ड इंटीग्रल में इंटीग्रेट कर दो तो ये पूरे पाथ की लेंथ दे देगा, जो तुमने पूरा सर्कुलर लूप बनाया है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहां पर एक बात समझना कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेट डीएल है ये कंप्लीट लेंथ देगा, और ये जो कंप्लीट लेंथ होगी हमारे पास सरकमफेरेंस के बराबर होती है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, ये सरकमफेरेंस के बराबर है, इसको अप्लाई करा दो तो देखो हमारे पास मैग्नेटिक एलएचएस चल रहा था ना, ठीक। तो देखो ये जो एलएचएस है, एलएचएस की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r,
इंटीग्रेट डीएल की जगह क्या आ गया हमारे पास 2 पाई आर। ध्यान से देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई। अच्छा ध्यान से देखो यही हमारे पास आरएचएस के बराबर है। तो यहां से हमारे पास प्रूफ होता है एम्पियर्स का सर्किटल लॉ। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली थी, उन्हें ध्यान रख लेना अपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखो अब एक बात समझना, देखो यहां पर हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। भैया ध्यान सुनना, जैसे गॉस लॉ था, गॉस लॉ की हेल्प से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, गॉस लॉ की हेल्प से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर्स लॉ से तुम मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास एम्पियर्स लॉ का जो एप्लीकेशन होता है उसमें हमारे पास 3-4 पोर्शन होते हैं, इनके तुम फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहला क्या हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सेकंड होता है हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तीसरा आता है हमारे पास सोलेनॉइड, ठीक है। फोर्थ आता है हमारे पास टोरॉइड। अब ध्यान सुनना, तुमने इन सबके फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, इन सबके अपने अपने डेरिवेशन भी हैं, लेकिन ध्यान सुनना, हम इन सबके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले एम्पियर्स लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जब पेपर सब्जेक्टिव होता था तो उसमें क्वेश्चन काफी फेमस होता था कि तुम्हें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। पेपर सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पेपर में बार बार पूछा जाता, लेकिन अब तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो गया। देखो इनसे जो फॉर्मूलाज आते हैं ये फॉर्मूला नहीं बदलने वाले। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। यहां पर या फिर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट में होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो यहां पे सर्कुलर से क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सोलेनॉइड से क्या होता है, म्यू 1 अपॉन 2 म्यू नॉट एन आई कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। टोरॉइड से तुम्हें पता चल गया म्यू नॉट एन आई। इतनी बात क्लियर आता है। ये जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज थोड़ा ना बदलने वाले, फिर तुम चाहे इनका जनरल डेरिवेशन करो या विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ करो। तो ध्यान सुना, तुम्हारे पास रिजल्ट वही है, बस इनको हम एम्पियर के सर्किटल लॉ से डिराइव कर देते थे। तो अब यहां पर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कि एम्पियर के सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इनकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर चाहे वो एम्पियर का सर्किटल लॉ हो चाहे जनरल डेरिवेशन हो, फॉर्मूले थोड़ा ना बदलने हैं तुम्हें, तो बस यहां फॉर्मूले टिक करके आने। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि एम्पियर के सर्किटल लॉ से हम किस किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पियर के सर्किटल लॉ की हेल्प से हम किसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं या किसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। तो ध्यान रखना है, जो हमारे पास 4 पोर्शन है, इन चारों के फॉर्मूले फाइंड आउट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो, यहां से एम्पियर का सर्किटल लॉ कंप्लीट होता है। अब बाकी अगले टर्म पे